Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Very warm welcome once again to Rifa International College Lahore, and today we are going to complete the second part of three-step writing process. The first part already has been uploaded to the YouTube channel, and also it has already discussed with the students as well. Before going to start, let's look at the objective of the upcoming lecture or a video, and after that we will achieve definitely students will become better able to create a good message less time, actually in less time, within with limited time they will be better able to create a good message and effective message, you can say. Next objective they will also achieve at the end of this chapter. They will come to know about four major classes of media, the medium or the media, the different types of media, right? And this actually helps a lot to create an effective message. Then creating your message effectively. They will also come to know later at the end, near about the end of the lecture, how to create an effective message. Then making a summary, or you can say make it outline. They will be able to make it outline of the whole activity, the whole chapter, a whole three-step writing process. And finally they will be able to create an effective draft of their message, so that the message would be very important, message that would be able to send to others and will be accepted by the public, by the people they are actually sending towards them. Right, let's move into another important point. That is gathering information. Well, everybody must know that is a resume start. I took a previous part, the previous last part of the previous last slide or a point to start, so that they must have a little brainstorming about what had happened in the last video or last lecture. तो इसमें हमारे पास जो है वो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन है कि आपने इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव में हमें पता चलेगा कि मैसेज का लेस टाइम में करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज जो हैं वो कहाँ से और वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। देखिए, सबसे पहले है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मेन टॉपिक है। उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करने के लिए आपको किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, उनमें गिव इम्पोर्टेंस टू योर ऑडियंस पर्सपेक्टिव। ऑडियंस का अपना पर्सपेक्टिव क्या है, क्या ऑडियंस इसको सुनना चाहती है, किस अंदाज से सुनना चाहती है, और क्या वो एग्रेसिव और ऐसी टोन, ऐसा वे ऑफ टॉकिंग सुनना पसंद करती है जो अट्रैक्टिव भी हो और एग्रेसिव भी हो, और या बहुत सॉफ्ट हो या बहुत जैसे कहते हैं डेलिकेट सॉर्ट ऑफ वे ऑफ टॉकिंग हो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। ऑडियंस की पोजीशन को देखना है, ऑडियंस की फीलिंग्स को देखना है। ऑडियंस की फीलिंग्स और पोजीशन को देखने के बाद ये भी जहन में रखना है कि पीपल सोचती क्या है, लोग सोचते क्या हैं। उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे कि आपका मैसेज कैसा होना चाहिए। वो जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसी इंफॉर्मेशन की बेस पर आप फिर आगे फॉरवर्ड करेंगे, और अपने जो जो आपकी कन्वर्सेशन होगी वो डेफिनेटली थ्रू सोशल मीडिया होगी, वो कॉन्टेक्स्ट उसके जो फिर आपको डेवलप करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पर, वो लिसन टू द कम्युनिटी है। वेल देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस एरिया को, किस सोशल स्टाटा को आप हिट करना चाहते हैं, आप किस से बात करना चाहते हैं, किन लोगों से बात करना चाहते हैं, उस कम्युनिटी, उस ग्रुप ऑफ पीपल की, उस सोसाइटी के लोगों के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
कि वो, और आपका सब्जेक्ट मैटर ऐसा होना चाहिए जो उनके मुताबिक हो, ना कि आपके मुताबिक हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जिन तक पहुंचानी है डेफिनेटली उनके पास इतनी नॉलेज या मे बी इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो जितनी आपके पास है। तो कंज्यूमर का आपने ध्यान रखना है, वो एंथुजियास्टिक आपने अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़ी उसमें आपकी प्रोडक्ट के हवाले से कंज्यूमर को आपको जानना चाहिए कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कि वो किस तरह की डिमांड कर सकता है, कंज्यूमर को ऑनलाइन इंगेज कैसे आप करना चाहेंगे, डिस्कशन के थ्रू करना चाहेंगे या ऑनलाइन डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस डिस्कशन से या ऑनलाइन डिस्कशन से। इस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको थर्ड पॉइंट की तरफ आना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में आप हमारे पास है रीडिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। वेल, जब हम किसी भी तरह के लोगों के मुतल्लिक जानना चाह रहे होते हैं तो यकीनी तौर पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यूज़ रिलीज़, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स और इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स, मार्केटिंग रिपोर्ट्स, कस्टमर सर्वेयर्स और इसके अलावा बहुत सारे और भी दूसरे पोटेंशियल सोर्सेज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ये चीज़ें फाइंड करते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं लोगों के मुतल्लिक जिन तक हमें अपना इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉकिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स, कंपनीज, एम्प्लॉयर्स एट्सेट्रा। यानी कि आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलें, उनसे डिस्कस करें, उनसे उनकी राय पूछें अपने प्रोडक्ट के बारे में, उनकी क्या राय है या वो किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड रखते हैं। कस्टमर को कॉमन कस्टमर को आप फॉलो करें, गुफ्तगू करें उनसे, उनकी इनपुट लें, उनसे एम्प्लॉयर से बात करें, अपने कोलीग से बात करें कि वो किस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं तो उनके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। इससे आपको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे इंफॉर्मेशन डेवलप करने के, गैदर करने के। आस्क योर ऑडियंस फॉर एन इनपुट। यू कैन मेक अ सिंपल क्वेश्चन एयर, यू कैन मेक अ सिंपल इंफॉर्मेशन, even you can directly ask a question about what they want, what sort of things they wanted। तो उसके बाद वही चीज़ें आप खुद से भी नोट करके उसको आगे चला सकते हैं, उसके मुताबिक अपनी वर्किंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन के बाद जो होगा वो हमारा उसमें हमने अनकवरिंग ऑडियंस नीड्स करना है। ठीक है, पहले हमने ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कर लिया, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास ऑडियंस की नीड क्या बनेगी और इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ऑडियंस की नीड क्या बनेगी। उसके बाद नीड्स में हमें देखना पड़ेगा व्हेन एनी कस्टमर सेंड्स यू एन ईमेल टू इंक्वायर अबाउट समथिंग। जब आपको कोई भी शख्स ईमेल करता है, कोई मैसेज करता है, कोई कस्टमर आपको टेक्स्ट मैसेज करता है, मैसेजिंग करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है, तो इस तरीके के साथ आप उसकी नीड्स के बारे में जान सकते हैं। जब एक कस्टमर आपके पास आ रहा होता है तो वो एक्चुअली एक नहीं होता, वो अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत इख्तियार कर जाता है। और जो सेलर है, जो आप खुद यानी कि कोई कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस एरिया से है और इनकी ये डिमांड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यू मस्ट कम टू नो द डिज़ायर ऑफ द कस्टमर। ऑफ कोर्स आपको फिर कस्टमर के डिज़ायर का भी पता चल जाता है कि कस्टमर डिमांड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, क्या उसके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है या कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ही तौर पर उस चीज़ को डेवलप किया हुआ है और आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। ठीक है जी। अनकवरिंग ऑडियंस नीड के बाद हमें एक और रिक्वायरमेंट होती है। हमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कहाँ से हो रही है, हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। इसके लिए अगेन हमें कुछ क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा ताकि हम इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सके कि हम कैसे और कहाँ से जो क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक भी है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एक सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ द इंफॉर्मेशन मॉरली करेक्ट। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन मॉरली करेक्ट
ठीक है। अब ये देखिए एक पिरामिड बना है, उसको जो कि एंड पॉइंट तक जाता है। ये आपके जो ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन आंसर्स का बनाने का तरीका ये है कि ये रिवर्स होकर ऊपर की जानिब जाएंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे। इज़ द इंफॉर्मेशन मॉरली करेक्ट, एथिकली क्या ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है ये करेक्ट है? आपसे कोई 2 नंबर, कोई 2 नंबर झूठ तो नहीं बोल रहा? आप लीगल इशू तो नहीं इसमें किसी किस्म का आएगा? प्रोडक्टिविटी का कोई इशू तो नहीं आएगा? मैथमेटिकल या फाइनेंशियल कैलकुलेशन तो नहीं रॉन्ग है? ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, एक स्केड्यूल वगैरह चीज़ें बनानी पड़ेंगी और एग्जामिन करना पड़ेगा जो आपने चीज़ों को अज्यूम किया हुआ था कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद आएगा इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट। एथिकल होने के बाद इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट भी होना पड़ता है। एक्यूरेट से मेरा कहने का मतलब है कि वो उसकी कैलकुलेशन करेक्ट है, वो अपने मैयर्स पे, अपने गॉज पे पूरा उतर रही हैं, उसमें किसी किस्म का लीगल तो नहीं इशू आ रहा। सेकंड थर्ड पे हमारे पास ये आता है कि इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट। इंफॉर्मेशन का रेलिवेंट होने का भी बहुत अहम रोल है इसमें। बाय फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट एक्चुअली कंसर्न्स योर ऑडियंस द मोस्ट, because you increase your chances of sending an effective message only by knowing is the information relevant or not. If the information is relevant that you are gathering or you need to require, तो फिर डेफिनेटली आप अपने टारगेट की जानिब गामजन है। राइट जी, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलेक्टिंग द राइट मीडियम। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशंस हैं। सिलेक्टिंग द राइट मीडियम वे, तरीकाकार जो है आपके पास वो कौन कौन से हैं, अवेलेबल हैं आपके पास। एक सबसे पहले है ऑरल कम्युनिकेशन, ऑरल मीडिया, ऑरल डिस्कशन। आप फेस टू फेस होकर लोगों के साथ मिलती हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये देखें और करें मोहतरम, आप कितने लोगों को बाय फेस मिल सकते हैं? आप 10 लोगों को रोज़ मिल सकते हैं, आप 100 लोगों को रोज़ मिल सकते हैं, आप 1000 लोगों को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, आप कोई सुपर ह्यूमन बीइंग तो है नहीं है, ठीक है, सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है कि आप एक ही टाइम पे लाखों लोगों को मिल सकें। तो इसके लिए ऑरल मीडिया जो है वो बड़ा ही लिमिटेड है। उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जब इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जब आप सेलेक्ट द मीडियम करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपको ऑरल इंटरव्यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम चाहिए। स्पीचेस को चेक कर सकते हैं, पर्सनल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। फिजिकली कांटेक्ट जब आप होता है लोगों का तो वो उसमें टाइम कंज्यूम बड़ा ज़्यादा होता है आपका। आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड लोगों के साथ ही मिल सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द मैक्सिमम वॉक कर सकते हैं अपने, जब आप सैर को निकले हो, बाहर निकले हो, और लोगों के साथ चैट कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, फेस टू फेस हो सकते हैं। इसमें इंटरप्ट जो है वो बिजनेस इवेंट्स और ट्रेंड्स जो हैं वो एक नई तरफ गामज़न होते हैं, लेकिन इसके अपने भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये लिमिटेड रिसर्च है, इसको अनलिमिटेड नहीं हो सकता। इसमें आपको टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगा, रिड्यूस होगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका मैसेज होगा वो रिड्यूस होगा। उसके बाद हम अगली जानिब देखिए कि रिटर्न मीडिया जो है आजकल, जैसा कि तस्वीर खुद वाज़िया कर रही है कि एक शख्स है, एक जो ये नॉन लिविंग क्रिएचर सा बना हुआ है, क्रिएचर है, वो राइट करने की कोशिश कर रहा है, वो लिखने की कोशिश कर रहा है और उसमें उसकी एफ़र्ट लग रही है। तो डेफिनेटली अगर आपकी एफ़र्ट लग रही है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगा बजाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन के। आपको रिटर्न पोर्शन पर जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्निकली अगर बात करें तो मार्केट में रिटर्न जो चीज़ें हैं उनकी बहुत वैल्यू है। किसी भी तरह का लेटर होता है उसमें आप अपने स्टांस को ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, ये बड़े से बड़ी चीज़ को, या आप उसे लॉन्गर सेंस में लेना चाहते हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि अपनी बड़ी सी बात को, लंबी सी कहानी को आप ब्रीफली कॉम्पैक्ट शेप में इस तरह से लिखिए कि वो आसानी से अगले तक पैगाम भी पहुंच जाए दूसरे बंदे तक, और वो आपका टाइम, उसका टाइम भी ना ज़्यादा ले। फिर मैं
मेमोज होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनके मुताबिक भी जो है वो आप ब्रीफली प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जो भी एक जो रिटन मीडिया का एक ट्रेडिशनल वे होता है। नेक्स्ट देखते हैं विजुअल एड्स या विजुअल मीडिया। देखिए विजुअल्स जो हैं वो डेफिनेटली आजकल ट्रेडिशनल बिजनेस बन चुका हुआ है। इसमें मैसेज रिप्लाई भी होता है, प्राइमरीली ऑन टेक्स्ट भी होता है, लेकिन ओकेजनली रिपोर्ट्स में हम ग्राफिकल एलिमेंट्स को भी देखते हैं और चार्ट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम्स आ जाती हैं, इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। तो इन सब के मुताबिक भी डिस्कशन हो जाती है। टेक्स्ट का किरदार अपना रहता है, रिटन कम्युनिकेशन का किरदार रहता है। इस मैसेज को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए जब हम विजुअल्स ऐड करते हैं, पिक्चर्स ऐड करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और जब ये कोई चीज़ अट्रैक्टिव होती है तो डेफिनेटली वो लोगों का ज़्यादा ध्यान खींचती है और मैसेज दूर तक पहुंचता है। उसके बाद जनाब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जब जहाँ रह रहे हैं, वेयर वी आर लिविंग एक्चुअली, दिस इज़ नोन दैट इलेक्ट्रिक और यू कैन से जिसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, या आप ग्लोबल मार्केट कह सकते हैं, जहाँ पर आपके फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मौजूद होती है। आप एक क्लिक के फासले पर हर चीज़ रखी हुई होती है, हर चीज़ आपको आपके हाथ में, आपकी पाम में होता है, क्योंकि आपके पास एक सेल है। तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए किसी भी तरह की बिजनेस सेटिंग को थ्रू होता है द बुक वो आप कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मज़ीद जो है वो जो मज़ीद चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, वो मीडिया के सब टाइटल्स में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ ओरल मीडिया। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पर बात कर रहे हैं, तो वो क्या ओरल वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यानी कि गुफ्तगू है, यानी कि कोई 2 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, किसी चीज़ पर, और उससे आप क्या वो कहाँ तक डेवलप होती है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिटन मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक में भी रिटन मीडिया जो है, रिटन वर्जन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समटाइम आपकी छोटी सी सेइंग जो है या छोटी सी जो बात होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होती है और वो लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द विजुअल मीडिया, ऑफ कोर्स ये भी सेम चीज़ है, वो जो हमने विजुअल मीडियाज़ की पहले बात की है कि विजुअल्स जो हैं वो इफेक्ट्स करते हैं बड़ा तेज़ी से। उसके बाद आ जाते हैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे मैंने पहले आपको बता रहा था कि इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है, इसको जस्ट सिंपल से मैं बाद में ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली जिस किसी चीज़ के एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी हैं। ये समटाइम रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है पार्टिसिपेंट, इसमें ओरल जब गुफ्तगू हो रही होती है तो रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें कि लिमिटेड लोग फिजिकली अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि इसमें जो फीडबैक होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है, वो क्विक होता है, फ़ौरन आ जाता है। रिटर्न में होता है फीडबैक आपका थोड़ा स्लो होता है, वो इतनी जल्दी, और वेरीफाइबल रिकॉर्ड्स होते हैं। ऑफिस परमानेंट होता है उसमें। ठीक है, इसमें और भी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस में जैसा कि हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी फॉर टाइमली फीडबैक नहीं हो सकता। विजुअल्स में ही होता है कि कन्वे कम्प्लेक्स आइडियाज़। ठीक है, विजुअल में अक्सर इस तरह ऐसा होता है कि मोर देन वन आइडिया जो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जहाँ पर जबकि इसका जो कम्प्लेक्स आइडिया होता है वो ज़्यादातर आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है आजकल आपको पता है कि डिलीवरी मैसेजेस क्विकली होते हैं, इसके एडवांटेज में से आ जाता है। जबकि उसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो सेंडिंग टू मैनी मैसेजेस एक्चुअली, हाँ ठीक है, अगर क्विक है तो लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, सम टाइम बहुत सारे मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं। तो ये इसकी छोटी सी एक बात थी जो कि मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ आता है। अब आ जाते हैं जी फाइनल चीज़ की तरफ जो बड़ी है हमारा, चूँकि फाइनल चीज़ में फाइनल स्टेप ऑर्गेनाइजेशन फाइनल स्टेप है इसका हमारा। इस फाइनल स्टेप में देखें एक मैंने पिक्चर इसमें डेवलप की है, ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। जब आप मीडिया की चारों अक़साम के मुताबिक अपने यहाँ मैसेज को डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपके पास फाइनल चीज़ आती है कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। यहाँ देखें कुछ लोग हैं, कुछ मैसेजेस को, कुछ चीज़ों को, कुछ एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी हुई हैं लेकिन उनको एक तरतीब में लाना चाह रहे हैं। अब आपने कुछ काफ़ी सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई हैं। अब आपने उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। उस काम के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? दिस स्किल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर मैसेज टू द ऑडियंस। कहता है कि जब आप
जब आप मैसेज ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि अंडरस्टैंड कर अपने मैसेज को लोगों तक अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसको इस तरह से बनाएं कि उसका मेन आइडिया निकल कर सामने आ जाए, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर पाएँ। यहाँ बड़ी अहम बात है, अंडरस्टैंड कर पाएँ। आपकी ऑडियंस जो है वो कैसे होगा, वो इसी तरह से होगा कि आप उसका मेन आइडिया, उसका क्रक्स जो है, उसका जो ब्रेन है वो लॉजिकली प्रेजेंटेड हो और वो एविडेंस की बेस पर हो, उसमें ग्रास्पिंग ना हो, उसमें इसेंशियल चीज़ें जो हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मौजूद होने चाहिए ताकि वो जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑडियंस विल एक्सेप्ट योर मैसेज। क्या इसमें हमारी ऑडियंस मैसेज एक्सेप्ट करती है? तो डेफिनेटली आपको जब इतने अच्छे तरीके से सारा काम, सारे स्टेप्स कंप्लीट करके आ रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आपने इसको टोटली सेलेक्ट किया होता है, रीअरेंज किया होता है, पॉइंट्स को डिप्लोमेटिकली अपने डेवलप किया होता है, और ये नहायत ही सॉफ्ट स्किल्स के साथ डेवलप होता है, जो परसुएसिव भी होता है और स्केप्टिकल भी होता है, ठीक है, ताकि ऑडियंस जो है आपका मैसेज है एक्सेप्ट करे। फिर इससे क्या होगा, इट सेव्स योर ऑडियंस टाइम। जब आपका मैसेज नहायत इफेक्टिव होगा, उसका मेन क्रक्स सामने होगा, मेन आइडिया सामने होगा, ऑडियंस उसको ऑलरेडी ऑडियंस के माइंडसेट के मुताबिक आपका मैसेज होगा, तो ऑडियंस जो है वो विद इन अ फ्यू मतलब वेरी शॉर्ट टाइम उसको क्या करेगी, उससे उसका शॉर्ट टाइम सेव होगा। और जब किसी का टाइम आप सेव कर रहे हैं खुद एफर्ट करके, तो डेफिनेटली it will gives you a reward, it will gives you a lot of prestige over others। तो इससे जब आप ऑडियंस का टाइम सेव करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स सेव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, रीडर्स टाइम, क्योंकि ऐसा ही होता है। और इसमें इररिलेवेंट, इसमें कोशिश की जानी ये चाहिए कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना हो, स्ट्रेट टूवर्ड्स द टॉकिंग हो। डिफाइनिंग योर मेन आइडिया, ठीक है, गिव द थीम ऑफ योर मैसेज। आपने जब बात कर रहे होते हैं तो डिफाइनिंग पोजीशन होनी चाहिए आपकी। आप अपनी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें थीम, आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मेन आइडिया जो आपका क्रक्स है, वो सामने होना चाहिए, ताकि टॉपिक बड़ा क्लियरली जो है वो पेपर फॉर्म में उनके सामने आपके आ जाए, जिससे लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन भी है जो प्रॉपर चली जा सके। While organizing your message, one must have to choose. What choose? These are two methods. One method is known as direct method and indirect. Sorry, ये गलत लिखा हुआ है, indirect method है, और नहीं है, and है बेसिकली, ये वाला and है और नहीं है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, देखिए दो यहाँ अप्रोचेज आ जाती है हमारे पास, डायरेक्ट अप्रोच है और इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच में देखिए दो बड़ी, मैंने इसको ब्रीफली और टू द पॉइंट रखा हुआ है। डायरेक्ट अप्रोच में आप क्या करते हैं, रिकमेंडेशंस कर देते हैं डायरेक्टली, अपना कंक्लूजन सामने रख देते हैं, और जब कंक्लूजन सामने रखते हैं और साथ ही आप फिर अपनी रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड कर देते हैं कि आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच में ऐसा ही होता है, और इसी से आपको इसमें आप क्या करते होते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस को जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिससे आपकी डायरेक्ट अप्रोच जो है वो और भी ज़्यादा फैसिलिटेटिव हो जाती है आपकी ऑडियंस के लिए, और आपका जो ऑडियंस है वो उसे रिसीव भी अच्छे अंदाज से कर रहा है। जबकि जब इनडायरेक्ट होती है, ये इनडायरेक्ट अप्रोच तब होती है जब आपकी ऑडियंस थोड़ी विलिंग ना हो, वो ज़्यादा स्केप्टिकल हो, वो ज़्यादा वो रेजिस्टेंस शो कर रही हो आपके मैसेज को रिसीव करने में, तो फिर आप इनडायरेक्ट जो है वो मैसेज करते हैं, अप्रोच अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं। और ये इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, इट स्टार्ट्स विद द एविडेंस फर्स्ट। आप सबसे पहले सबूत, आप एविडेंस, आप एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपना मैसेज देते हैं। जनरली यू वांट टू build your case before the main idea। मेन आइडिया पर जाने से पहले आप अपना केस डेवलप करते हैं, आप अपनी बात को, अपनी स्टांस को डेवलप करते हैं, और फिर आप मेन आइडिया की तरफ जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं, और ये काफ़ी सेंसिटिव वे होता है जिसको हमें डेवलप करना पड़ता है, राइट। तो ये बेसिकली था आपका ऑर्गेनाइजिंग का फाइनल स्टेप। इस ऑर्गेनाइजिंग को स्टेप को फाइनल करने के बाद
आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ये तमाम एक्टिविटीज़ को पूरा करने के बाद, ये तमाम चीज़ों को फॉलो अप करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 3 स्टेप राइटिंग को आसानी से इफ़ेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं, उसको इतना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि वो, जैसे कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव में बात की थी, इसको इतना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि वो लोग आसानी से उसको एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम। राइट स्टूडेंट्स, इफ़ देयर हैव if you feel any discomfort while understanding or while dealing with all these slides or all the video, you can send me a message. You can ask any sort of questions regarding this chapter or regarding these topics. Right, thank you very much for listening me. Goodbye, Allah Hafiz.